समाज को तवायफ और आदर सम्मान जैसे विपरीत शब्दों को एक साथ सुनने की आदत नहीं होती है। आज इस वीडियो में उन तवायफों के बारे में चर्चा करूंगी जिन्होंने अपने दम पर मान सम्मान और शोहरत कमाई, यहाँ तक कि 1857 की लड़ाई में अपना बहुत बड़ा योगदान भी दिया। नमस्ते, आप सभी का अभिवादन करती हूँ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तवायफों को वेश्या के रूप में चित्रित करके हिंदी सिनेमा ने उनको एक सांचे में महफूज किया है, जबकि हकीकत बिल्कुल अलग है। आज तवायफ शब्द के साथ जो इमेज चस्पा है उसे देखकर ये यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि कभी तवायफों को बहुत सम्मान की नज़रों से देखा जाता था। शायरी, संगीत, नृत्य और गायन जैसी कलाओं में उनको महारत हासिल होती थी और एक कलाकार के तौर पर तो उनको बेहद इज्जत मिलती थी। इस पेशे को गरिमा के साथ एक समृद्ध विरासत सौंपने वाली कुछ चुनिंदा तवायफों की जिंदगी पर आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगी। पहली हैं जद्दन बाई। 19वीं सदी की शुरुआत में जद्दन बाई एक ऐसा नाम था जिसका जिक्र संगीत के कदरदानों में बहुत सम्मान से लिया जाता था। इनका एक परिचय ये भी है कि ये फिल्म एक्ट्रेस नरगिस की मां और संजय दत्त की नानी थी। गायिका, म्यूजिक कंपोजर, अभिनेत्री और फिल्म मेकर जैसे अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने खुद को साबित करके दिखाया। वो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की पहली महिला संगीत निर्देशक भी थी। जद्दन बाई का जन्म 1892 में हुआ। उन्होंने अपनी शुरुआती ट्रेनिंग कलकत्ता के भैया साहब गणपत से ली। अभी वो सीख ही रही थी कि उनके उस्ताद की मौत हो गई। आगे की ट्रेनिंग उस्ताद मुइनुद्दीन खान के पास हुई। जल्द ही उन्हें गज़ल गायिका के रूप में अपना एक स्थान बनाने का मौका मिल गया। कोलंबिया ग्रामोफोन कंपनी ने उनके रिकॉर्ड्स मार्केट में उतारकर उन्हें बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ा दिया। वो अलग अलग रेडियो स्टेशन के लिए भी गाया करती थी। साथ ही रामपुर, बीकानेर, ग्वालियर, कश्मीर, इंदौर, जोधपुर जैसी रियासतें उन्हें अपने यहाँ महफिल सजाने की दावत भी दिया करती थी। जद्दन बाई की अंग्रेजों से कभी नहीं बनी। अपनी समकालीन गायिकाओं में सबसे ज़्यादा जो छापे पड़े अंग्रेजों ने जद्दन बाई के यहाँ ही डाले। उन्हें शक था कि वो क्रांतिकारियों को पनाह देती है। कहा जाता है कि अंग्रेजों के दबाव की वजह से ही उन्हें दाल मंडी की गलियां छोड़नी पड़ी। 1935 में बनी फिल्म तलाश ए हक में उन्होंने संगीत भी दिया। इस फिल्म में कोठे पर फिल्माए गए कुछ गीतों में उन्होंने अभिनय भी किया। दूसरी तवायफ हैं बेगम हजरत महल। इन्हें अवध की बेगम भी कहा जाता था। इनका असली नाम मुहम्मदी खानम था। फैजाबाद में पैदा हुई। पेशे से तवायफ हजरत महल को ख्वासिन के तौर पर शाही हरम में शामिल किया गया था। आगे चलकर अवध के नवाब बाजिद अली शाह ने उनसे शादी कर ली। उसी के बाद उन्हें हजरत महल नाम दिया गया। 1856 में जब अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया तो बाजिद अली शाह कलकत्ता भाग गए। नवाब की फरारी के बाद हजरत महल ने अवध की कमान संभाली। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के नाक में दम करने वालों की लिस्ट में बेगम हजरत का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। नाना साहब के साथ मिलकर अंग्रेजों से खूब लोहा लिया। जब विद्रोह नाकाम हुआ तो उन्हें अवध छोड़ के भागना पड़ा। हजरत महल ने नेपाल में शरण ली। नेपाल के राजा राणा जंग बहादुर ने पहले तो उन्हें शरण देने से मना कर दिया, लेकिन बाद में मान गए। 1879 में गुमनामी की हालात में उनकी मौत हो गई। काठमांडू की जामा मस्जिद में एक बेनामी कब्र में उन्हें दफना दिया गया।
अगला नाम है इस लिस्ट में गौहर जान। 2 नवंबर 1902 ये वो तारीख है जिस दिन भारतीय संगीत को एक नई दिशा मिली। इस दिन पहला भारतीय गीत डिस्क पर रिकॉर्ड हुआ, राग जोगिया में ख्याल गाया गया और इसे बनारस और कलकत्ता की मैसूर तवायफ गौहर जान द्वारा गाया गया। इस एक घटना ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री के भारत में आने से गौहर जान बहुत जल्द घर घर सुनी जाने लगी। गौहर जान का असली नाम एंजिला योवर्ड था। उनके पिता का नाम विलियम योवर्ड और माता का नाम विक्टोरिया था। उनके माता पिता आर्मीनिया के रहने वाले थे। दुर्भाग्य से उनके माता पिता की शादी ज़्यादा दिन नहीं चल पाई और 1879 में जब एंजिला सिर्फ 6 साल की थी तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया। इसके बाद विक्टोरिया ने कलकत्ता में रहने वाले मलक जान से शादी कर ली। उसी ने एंजेलिना को नया नाम दिया गौहर जान। जल्द ही वो ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी और बंगाली कीर्तन में पारंगत हो गई। उनकी शोहरत फैलने लगी। गौहर जान के बारे में एक ऐतिहासिक तथ्य काबिले तारीफ है कि उस्ताद मौजुद्दीन खां ने स्वयं बनारस से कलकत्ता जाकर गौहर को ठुमरी सिखाई थी। गौहर जान 19वीं शताब्दी के शुरुआत की सबसे महंगी गायिका थी जो महफिलें सजाती थी। उनके बारे में मशहूर था कि सोने की 101 गिन्नी लेने के बाद ही वह किसी महफिल में गाने के लिए हाँ करती थी। प्रतिभा के साथ ही गौहर व्यवहार में बेहद कुशल किस्म की थी, जिसकी वजह से गायन और रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री के शुरुआती दिनों में वह एक बहुत धनवान महिला बन गई। वो अंग्रेज अफसरों से भी ठसक से मिलती जुलती थी और उनके पहनावे और जेवरात उस समय की रानियों से कहीं ज़्यादा अलग होते थे। उन्होंने अपनी कमाई का निवेश जायदाद खरीदने में किया, जिसके पीछे कहीं ना कहीं बचपन के बेसहारा दिनों में भोगी गई गरीबी की यादें रही होंगी। गौहर की काफ़ी सारी कोठियाँ कलकत्ता में थीं। इस लिस्ट में चौथा नाम है जोहराबाई। जोहराबाई को भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक स्तंभ के रूप में देखा जाता है। उनके संगीत का प्रभाव उनके बाद के फनकारों पर साफ देखा जा सकता है। तवायफों की गौरवशाली विरासत में उनका नाम गौहर जान के साथ बड़े ही आदर से लिया जाता है। अपनी मर्दानी आवाज़ के लिए मशहूर जोहराबाई आगरा घराने से ताल्लुक़ रखती थी। उन्हें उस्ताद शेर खान जैसे संगीतज्ञों से संगीत सीखने का मौका मिला। जोहराबाई की खासियत थी कि उनकी एक से ज़्यादा विधाओं पर पकड़ थी। जिस रवानी से वो ख्याल में डूबती उतरती थी, उतनी ही सहजता से वो ठुमरी और गज़ल भी पेश किया करती थी। आगरा घराने का एक बेहद बड़ा नाम फैयाज खान उन्हीं की गायकी से प्रभावित थे। गुलाम अली खान भी जोहराबाई का जिक्र बड़े ही भक्तिभाव से किया करते थे। आज भी रिकॉर्ड पर उनकी लगभग 78 रचनाएं उपलब्ध हैं। 1994 में उनके 18 मशहूर गानों को ग्रामोफोन से ऑडियो टेप कर ट्रांसफ़र किया गया। 2003 में उनकी सीडी भी बनाई गई। इस लिस्ट में पांचवा और आखिरी नाम है रसूलन बाई का। बनारस घराने की इस महान फनकार का जन्म 1902 में एक बेहद गरीब घराने में हुआ था। अगर उनके पास कोई दौलत थी तो वो थी अपनी माँ से मिली संगीत की विरासत। रसूलन बाई वो कलाकार हैं जिनका जिक्र उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बेहद आदर से किया करते थे। उन्हें ईश्वरी आवाज़ कहा करते थे। उनकी आवाज़ कुछ इस तरह थी कि रसूलन बाई ठुमरी गाती थी या ठुमरी उनके ही गले से उतरना चाहती थी। ये बात सोचने की थी। उस दौर की तवायफों की ज़िंदगी खुद मुख्तारी की मिसाल हुआ करती थी। उनके पास सारे सामाजिक अधिकार हुआ करते थे। आर्थिक रूप से भी वो काफ़ी मजबूत होती थी। ऐतिहासिक दस्तावेज इस बात की गवाही देते हैं कि 19वीं सदी के अंत में लखनऊ की तवायफें राजकीय खजाने में सबसे ज़्यादा टैक्स जमा किया करती थी। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ऐसी और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।